हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 13 ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में जो हमारी यूनिट फर्स्ट है डेट इज़ मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कराए थे। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कराऊंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपके एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं और इनमें हमें बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है। तो मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले वीडियो में बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए 2 केमिकल स्पीसीज हमें चाहिए होती हैं। एक होती है हाइड्रोजन और दूसरा होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में फॉर्म होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में फॉर्म होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में फॉर्म होगा और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बन रहा है, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के बीच में बन रहा है। तो अब ये जो इंट्रैक्शन है ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग किस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कितना होगा, किस वजह से होगा, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, आयोनिक इंट्रैक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन सा होता है, हमारे फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डेट इज़ फ्लोरीन के बीच में बन रहा है। फिर इससे कम किसका होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। और फिर यहाँ पर हमारा अमोनिया एंड यहाँ पर फिर आएगा हमारा HN और ये वाला भी ये बॉन्ड होगा, ये भी क्या होगा, HN के बीच में बनेगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। तो पहला का आंसर क्या होगा हमारा A, डेट इज HF। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलेटाइल। तो यहाँ पर हमारे 4 मॉलिक्यूल्स इन्होंने दिए हैं, इनमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी किसकी होगी। अब ये वॉलेटिलिटी क्या होती है, वॉलेटिलिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी इवेपरेट होने की, यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की किसी भी मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो जो सबसे इजीली वॉलेटाइल हो गया, यानी कि जो सबसे इजीली लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इजीली इवेपरेट हो जाएगा, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉलेटाइल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला मॉलिक्यूल हमें दे रखा है इन्होंने HF। HF में तो मैंने अभी आपको बताया खुद ही कि इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से ये तो क्या होते हैं, इसके मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए क्या होता है, इतना इजीली वोलेटाइल नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी, तो ये क्या होता है, कम वोलेटाइल होता है, ईजिली वेपरेट नहीं होता। सेकेंड यहाँ पर आता है HCl। तो HCl जो होता है मोस्ट वोलेटाइल होता है अमंग ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स। यहाँ HB और HI क्या होता है, इसकी भी वॉलेटिलिटी क्या होती है, HCl के कंपैरिजन में कम होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, Br है और यहाँ पे आयोडीन है। हम जानते हैं कि ये जो ब्रोमीन और आयोडीन है इनका साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वॉन डेर वाल्स फोर्स होते हैं इनके बीच में लगते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और उसी का टाइप होता है हमारा वॉन डेर वाल्स फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्स यहाँ पे लगते हैं इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे साइज़ बड़ा होता है। तो यहाँ पर
इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें क्या है, वान डेर वाल्स फोर्स लग रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है हमारा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे वान डेर वाल्स फोर्स लगते तो हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे क्या होती है, वीक होती है। तो इसलिए क्या होता है, ये सबसे मोस्ट वोलेटाइल होता है, यानी कि यहाँ पर हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए HCl क्या होता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है। हम देखते हैं लैब में भी इसे क्या कहते हैं, बिल्कुल हम ढक के रखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लोएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट तो मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट हमें बताता है कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, या फिर हम कहें किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर ओवरऑल पोलैरिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे कम पोलैरिटी किसके बीच में होगी, ओवरऑल पोलैरिटी। यहाँ पे हमें बॉन्ड मूवमेंट, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बॉन्ड मूवमेंट होते हैं और डाइपोल मूवमेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। बॉन्ड मूवमेंट का मतलब होता है किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल के कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो क्या होती है, पोलैरिटी होती है, या कहें आयोनिक इंटरेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट। जबकि डाइपोल मूवमेंट हम किसे बोलेंगे, जो ओवरऑल जितने भी बॉन्ड मूवमेंट होंगे, कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल के जितने भी बॉन्ड होंगे, उनका जो बॉन्ड मूवमेंट होगा, उसका जो सम होगा, उससे हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे हम वन बाय वन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला मॉलिक्यूल है हमारा BF3। BF3 हम जानते हैं क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसके ये जो तीनों बॉन्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। अब यहाँ पे हम बॉन्ड मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड मूवमेंट सेम होंगे, क्योंकि तीनों ही बॉन्ड क्या है, सेम एटम के बीच में बन रहे हैं। तो अगर हम ये वाला बॉन्ड मूवमेंट देखें, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये वाला जो एरो का साइन होता है, जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बॉन्ड मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एरो का ये वाला जो पार्ट होगा, वो क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ क्या होगा, एरो का ये वाला पार्ट होगा, और ब्रोमीन की तरफ ये वाला पार्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्या हो जाते हैं, ये बॉन्ड मूवमेंट कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि अगर ये वाला बॉन्ड मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम बॉन्ड मूवमेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि इस बॉन्ड मूवमेंट की वजह से जो पोलैरिटी आ रही थी मॉलिक्यूल के अंदर, वो अगर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, अगर हमें एक और बॉन्ड मिल जाए, सेम बॉन्ड मिल जाए दूसरी साइड। तो अगर ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर सेम बॉन्ड हो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, जो बिल्कुल क्या है, सेम है। इसमें भी क्या होनी चाहिए, इसमें भी सेम बॉन्ड होना चाहिए कैंसिल होने के लिए। अगर यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो अपोजिट साइड में भी ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में ही बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये वाले बॉन्ड तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस वाले बॉन्ड मूवमेंट की। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये बॉन्ड मूवमेंट भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ पे इस साइड देखें, अगर हम इसे राइट हैंड साइड मान लें, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और फ्लोरीन बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि ये जो तीनों बॉन्ड हैं, इनके बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। तो अगर आपको कभी भी डाइपोल मूवमेंट को कंपेयर करना हो, तो डाइपोल मूवमेंट के लिए आप एक इम्पोर्टेंट टिक यहाँ पे लगा सकते हैं। वो ये है कि जो हमारे जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल, लीनियर, डायगोनल, प्लेनर, अगर इस तरीके की जितनी भी हमारी ज्योमेट्री होती हैं, कोई भी मॉलिक्यूल अगर इन ज्योमेट्री, ये वाली ज्योमेट्री रख रहा है, और उसमें क्या है, जितने भी साइड एटम्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो हमारा जो बॉन्ड मूवमेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा, या कहें ओवरऑल पोलैरिटी जो होगी मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। जैसे कि BF3 क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल, और साइड एटम्स क्या है, सारे सेम है, तो यहाँ पे बॉन्ड मूवमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल इसमें पोलैरिटी नहीं है। बात करें अगर अमोनिया की, तो अमोनिया में यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ होगा एक बॉन्ड मूवमेंट, एक इस तरफ होगा। अगर हम इसकी बात करें,
तो ये वाला बॉन्ड मूवमेंट हमारा ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस तरफ ज़्यादा होगी उस तरफ बॉन्ड मूवमेंट ज़्यादा होगा। यही बात मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के केस में कही थी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच में जो बॉन्ड मूवमेंट होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ पे भी ये क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। मतलब बॉन्ड मूवमेंट क्या होगा, इस वाले बॉन्ड मूवमेंट से कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। यही क्या होगा, हमारे NF3 के केस में होगा। अब बात करें CCl3H की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो एरो हमारा इस तरफ हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी क्या है, ये सेम बॉन्ड है, तो ये दोनों बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दोनों जो बॉन्ड है वो दोनों डिफरेंट हैं। तो बॉन्ड मूवमेंट कैंसिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशन क्या चाहिए, कि जो दोनों बॉन्ड मूवमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम बॉन्ड की वजह से फॉर्म हो, और दूसरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। और ये वाले ट्रिक भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास क्या है, इस तरीके के ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर और आइडेंटिकल साइड एटम्स हैं, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दी है इन्होंने, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट है, HF इज लेस पोलर देन HBr। तो हमें बताना है कि HF पोलर है या फिर HBr। हम जानते हैं जो HF है, HF के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HBr। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्ड के बीच में, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, पोलर होगा। तो ये बात तो गलत है कि HBr ज़्यादा पोलर है और HF कम है, क्योंकि HF क्या है, ज़्यादा पोलर है HBr से। सेकेंड है हमारा, एब्सोल्युटली प्योर वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस। तो ये बात भी हमारी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर खुद क्या हो जाता है, वाटर खुद दो आयन से मिलकर बना है। पहला क्या है हमारा, H पॉजिटिव, एंड सेकंड है हमारा OH निगेटिव। तो एब्सोल्युटली प्योर वाटर भी अगर हम ले लेंगे तब भी वो क्या है, उसके बीच में आयन्स हैं जो कि किसके हैं, खुद वाटर मॉलिक्यूल के ही हैं। थर्ड आता है हमारा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन forces of attraction overcome the forces of repulsion। तो हम जानते हैं, मैंने आपको एक केमिकल बॉन्ड वाली वीडियो बताई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हमारा कब फॉर्म होता है, जब क्या हो जाए, दो केमिकल स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाए, डोमिनेट करने लगे ओवर द रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स कहाँ से आएगा, दोनों जो केमिकल स्पीसीज होंगी उनके न्यूक्लियस की वजह से वो रिपल्शन फोर्स वहाँ पे क्रिएट होगा। लेकिन अगर वो रिपल्शन फोर्स क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए, किससे, अट्रैक्शन फोर्स से, तो हमारा केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाली बात क्या है हमारी, करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ भी देख लेते हैं। तो इन कोवेलेंसी द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो कोवेलेंसी यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है, विच वन ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का एक टाइप होता है। मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो केमिकल स्पीसीज के बीच में बनता है, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो यहाँ पे ये जानते हैं हम कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये और आयोडीन, इन चारों में सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, आयोडीन की होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की कंडीशन यही है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ फॉर्म होगा। जबकि आयोडीन की क्या होती है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन के ऊपर ये प्लस चार्ज नहीं ला पाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक पुअर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इस वजह से
ये क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, और जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो भी क्या करता है, रेयरली फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हमें बताना है कि ये 4 मॉलिक्यूल हमें दिए हैं, इनमें बताना है कि इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर कौन सी होती है, जो क्या हो, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का अंदर, एक ही मॉलिक्यूल का अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। वहाँ पे हमें क्या, वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। पहला है हमारा फिनोल, बी है हमारा ओ नाइट्रोफिनोल, सी है हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल एंड फोर्थ है हमारा नाइट्रोइथेन। तो मैंने आपको बताया था ओ नाइट्रोफिनोल का अंदर क्या होती है, ओ नाइट्रोफिनोल का अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारा बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमारे 4 मॉलिक्यूल्स दिए हैं और इनमें हमें बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो अकॉर्डिंग टू फजांस रूल हम देखते हैं कि जितने भी हमारे आयोनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें अगर कैटायन का साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा और एनायन का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर वहाँ पर होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एनायन हमारा सेम है, हमें बात करनी है कैटायन की। तो कैटायन ये क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है एंड सीजियम है, ये क्या है कि ग्रुप के मेंबर हैं। तो यहाँ पे जो लिथियम होता है, लिथियम का साइज सबसे ज़्यादा छोटा होता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे छोटा उतना ज़्यादा यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर होगा। और सीजियम क्या है, सीजियम सबसे बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप में सबसे नीचे आता है। तो यहाँ पे इसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। तो अगर जितना कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा मॉलिक्यूल के अंदर उतना ही क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर वहाँ पर होगा। क्योंकि क्या है, ओवरऑल हमें 100% में से बताना है। तो अगर कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ पे कम है तो वहाँ पे क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड क्या हो सकते हैं, या तो कोवलेंट होगा या फिर आयोनिक होगा। और अगर कोवलेंट कैरेक्टर वहाँ पे कम है तो वहाँ पर क्या है, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पे सीजियम और क्लोरीन जो है, ये क्या है, ये वाला सीजियम क्लोराइड, इसमें सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इज। यानी हमें बताना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसका आंसर होता है हमारा 4, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों कैटायंस में से सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी। यानी कि जो हमारा एनायन होगा किसी आयनिक मॉलिक्यूल में, उसके एनायन की जो शेप डिफॉर्म करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो ये बात मैंने आपको फजांस रूल वाली वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि जितना ज़्यादा हमारा कैटायन पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं +1 चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस चार्जर और यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा चार्ज होता है। तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर है अमंग ऑल दीज कैटायंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया जो इम्पोर्टेंट हमारी यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे सारे कवर कर लिए हैं। अब हमारे जो यूनिट फर्स्ट होता है उसका अंदर एक सेक्शन है जिसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू एंशियंट केमिस्ट्री, यानी कि जो प्राचीन काल में केमिस्ट्री किस तरीके से थी उसके बारे में। तो उसके भी हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।